Hello students, welcome to Literature Story. Today we will discuss about the Paradise Lost which is written by John Milton. तो जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लोस्ट को कब लिखा था और इसके क्या क्या की पॉइंट्स हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा इम्पोर्टेंट है हम वही करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जॉन मिल्टन कौन थे और उनके जो पैराडाइज लोस्ट उन्होंने लिखी है उसमें क्या क्या चीज़ें जो हमारे नेट में पूछी जाती हैं, यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में ये इससे क्वेश्चन उठाए जाते हैं, हर बार उससे क्वेश्चन लिए जाते हैं। तो पैराडाइज लोस्ट है वो लिखी गई थी जॉन मिल्टन के द्वारा और ये लिखी गई थी 1667 में। जो फर्स्ट एडिशन आया था वो जॉन मिल्टन का 1667 में आया था जिसमें 10 बुक्स थी और जो सेकेंड एडिशन आया था वो आया था 1674 में। इसमें 12 बुक्स थी और इसमें 1667 में 10 बुक्स थी। जॉन मिल्टन कौन थे? तो जॉन मिल्टन एक प्यूरिटन एज के राइटर थे। प्यूरिटन एज कौन सी थी? प्यूरिटन से क्या मतलब है? तो प्यूरिटन का मतलब होता है रिलीजियस पर्सन और उस टाइम की जो उनकी रिलीजियस पोइट्री थी वो बहुत फेमस हुई थी। उन्होंने रिलीजियस पोइट्री को लिखा था और उनका लिखने का जो स्टाइल था वो ग्रैंड स्टाइल था। और मिल्टन ने जो पैराडाइज लोस्ट की स्टोरी ली है तो वो कहाँ से ली है? तो ये इन्होंने बाइबल से ली है जिसमें फॉल ऑफ मैन के बारे में बताया गया है कि कैसे ईडन ऑफ गार्डन से इंसान को यानी मैन को उठाकर अर्थ पर डाल दिया गया था, अर्थ पर कैसे आया इंसान। तो इसकी यहाँ पर पैराडाइज लोस्ट में स्टोरी है। और ये जो जॉन मिल्टन थे ये किस किस चीज़ के लिए फेमस थे? तो इनकी 3 राइटिंग जो मेजर मानी जाती हैं जिनके लिए फेमस हुई थे, फर्स्ट ऑफ ऑल पैराडाइज लोस्ट, सेकेंड इज पैराडाइज रीगेन। पैराडाइज रीगेन है वो एक सीक्वल है पैराडाइज लोस्ट का जो कि लिखा गया था 1671 में और सैमसन अगेंस्ट इसके बाद लिखा गया था। अभी हम बात कर लेते हैं की पॉइंट्स के बारे में ये जो पैराडाइज लोस्ट से रिलेटेड है। तो पैराडाइज लोस्ट क्या है? सबसे पहले ये एक लॉन्ग नरेटिव एपिक पोएम है। लॉन्ग नरेटिव एपिक पोएम का मतलब क्या है कि ये नरेट की गई है, जिस तरह से एक नरेटर इसको नरेट करता है उस तरह से ये कहानी सुनाई गई है और एपिक फॉर्म में, एपिक पोएम की फॉर्म में ये लिखी गई है और ये पब्लिश हुई थी 1667 में। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, पब्लिशिंग डेट जो होती है, पब्लिशिंग ईयर जो होता है वो पूछा जाता है। और जो फर्स्ट एडिशन था वो 1667 में, उसमें 10 बुक्स थी और सेकंड एडिशन जो आया था 1674 में जिसमें 12 बुक्स थी। पैराडाइज रीगेन जो था वो एक सीक्वल था पैराडाइज लोस्ट का जो कि लिखा गया था 1671 में। तो ये भी पूछा जा सकता है जॉन मिल्टन के राइटिंग का स्टाइल क्या था? तो ग्रैंड स्टाइल था। पैराडाइज लोस्ट जो है वो ग्रैंड स्टाइल में लिखी गई है। ब्लैंक वर्स जो है उनकी ये क्या है? तो ब्लैंक वर्स की फॉर्म में ये लिखी गई है। ब्लैंक वर्स क्या होता है? जो कि ब्लैंक वर्स वो होता है जो अयाम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया हो। इसका जो फॉर्म होती है वो एम्बिक पेंटामीटर होती है जिसमें मीटर तो होते हैं बट वो किसी राइम स्कीम को फॉलो नहीं करते हैं। मीटर होते हैं बट वो किसी भी राइम स्कीम को फॉलो नहीं करते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इनकी बुक जो भी इम्पोर्टेंट ये है कि इसकी सबसे, इसमें जो 10 बुक्स थी शुरुआत में, उसके बाद 12 बुक्स आई। सबसे लंबी बुक कौन सी है? सबसे छोटी बुक कौन सी है? तो सबसे जो शॉर्टेस्ट बुक है वो बुक 7 है जिसमें 640 लाइन है, 640 लाइन्स यहाँ पर हैं। और बुक 9 जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट बुक है जिसमें 1189 लाइन्स हैं। और फॉलो ये एक क्वेश्चन और यहाँ पर बन जाता है, ये 2 क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे छोटी बुक और सबसे जो लॉन्गेस्ट बुक है और शॉर्टेस्ट बुक है। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, जॉन मिल्टन ने किसके पैटर्न को फॉलो किया था? यहाँ पर 2 क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले है कि पैटर्न को फॉलो किसने की, किसके पैटर्न को फॉलो जॉन मिल्टन ने किया था, और दूसरा उन्होंने कौन सी सिमिली यूज की थी, किसकी? तो सबसे पहले है कि जो पैटर्न फॉलो किया था उन्होंने तो वो किया था वर्जिल का पैटर्न फॉलो किया था उन्होंने
और दूसरा उनका है कि जो सिमिली यूज़ की थी वो होमर जो है, होमर जो एक राइटर थे बहुत ही क्लासिकल एज के, तो होमर की जो सिमिली है, होमरिक सिमिली जो होमर ने यूज़ की, वो सिमिली का यूज़ उन्होंने जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लोस्ट में किया है, और उन्होंने पैटर्न जो फॉलो किया है वो वर्जिल का पैटर्न फॉलो किया है। लिटरेरी एपिक ये माना जाता है, क्योंकि लिटरेरी एपिक इसलिए माना जाता है क्योंकि ये एक एपिक पोएम है, और इसका जो थीम है वो क्या है, तो फॉल ऑफ मैन। क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपसे डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, चाहे वो नेट का पेपर हो, चाहे वो आपका कोई और एग्जाम हो, टीचिंग एग्जाम, उसमें डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं। मिल्टन रोट पैराडाइज लोस्ट एट हिज, कौन सी इस उन्होंने अपनी लाइफ के फेज में लिखा था, उन्होंने लास्ट फेज ऑफ हिज लाइफ में ये लिखा था। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिल्टन का जो बुक 1 थी उसके अंदर क्या पर्पस था, तो उसके अंदर क्या पर्पस है, बुक 1 के अंदर उन्होंने टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, कि जो गॉड का जो वे है उसको जस्टिफाई करता है मैन के प्रति। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके नेट के एग्ज़ाम का लेवल क्या है, तो उसमें हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछे जाएं, बट इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं कि जस्टिफाई द वे ऑफ गॉड टू मैन, ये कौन सी बुक में दिया गया है, या फिर कौन सी बुक में एडम और ईव गार्डन में मिले थे, या फिर सैटन ने डिसीव किया था ईव और एडम को, तो वो कौन सी बुक में किया था। इस तरह से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख सकते हैं, आप वो देख लेना, चाहे आप किसी और एग्ज़ाम का जो अच्छे लेवल का एग्ज़ाम आता है उनको उठा के देखेंगे तो आपको यही चीज़ें मिलेंगी। तो बुक 1 में क्या है, जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, और ये जो पोएम है वो एक बिब्लिकल स्टोरी है, यानी कि बाइबल से ली गई है, जिसमें कि फॉल ऑफ मैन को और टेम्पटेशन ऑफ एडम एंड ईव एंड द फॉल बाय द फॉलन एंजल सैटन, क्योंकि जो सैटन था वो भी एक एंजल था पहले, बाद में ये सैटन बना था। ये लूसीफर नाम का जो एंजल था सबसे पहले, बाद में वही सैटन बना था, और उसकी जो एडम और ईव जो विशिष्ट कृति थी गॉड के द्वारा क्रिएट की गई थी, उनको इन्होंने इसने डिसीव किया था और इनको करप्ट किया था। तो बुक 4 में क्या है, बुक 4 में ये है कि इन्होंने एडम और ईव जो थे वो गार्डन में मिले, हम सबसे पहले जो एडम और ईव से गार्डन में मिलते हैं कि हाँ ये गार्डन में उस समय पहुंचते हैं। फिर आता है बुक नंबर 9। बुक 9 में क्या है, सैटन डिसीव करता है ईव और एडम को, जहाँ पर ईव और एडम को धोखा देकर वो फ्रूट ऑफ नॉलेज खिला देता है। फिर बुक 10 में क्या है, तो इसमें है कि सैटन जो है वो बूस्ट होता है, अपनी सक्सेस से बहुत खुश होता है और बहुत ही एनर्जी फील करता है। और बुक 11 और 12 में क्या है, तो जो राफेल है जो गॉड के द्वारा भेजा गया था, उसके बाद जब उन्होंने फ्रूट ऑफ नॉलेज खा लिया था, उसके बाद राफेल आता है जो उनको मैन काइंड की जो मिजरी दिखाता है कि आपको जब आप अर्थ के ऊपर जब आप लाइफ बिताएंगे तो आपको कौन कौन से दुख झेलने पड़ेंगे। तो 11th और 12th में ये चीज़ें हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये आप बेशक से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ से आपके क्वेश्चन उठाए जाते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और है जो नेट में पूछी जाती है, जॉन मिल्टन ने यहाँ पर 4 टाइम्स जो इन्वोक किया है म्यूज़ को। अब म्यूज़ कौन होती हैं, तो वो हम गॉडेस को मानते हैं, जैसे देवी देवताओं को हम जैसे कोई भी ग्रंथ लिखे जाते हैं तो उससे पहले देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है, तो वो इन्वोक करते हैं म्यूज़ को 4 टाइम। कितने टाइम के लिए करते हैं, तो 4 टाइम करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। 4 टाइम उन्होंने म्यूज़ किया है, और कब कब कौन सी म्यूज़ को, कौन सी गॉडेस को इन्होंने इन्वोक किया है। तो बुक 1 में सबसे पहले इन्होंने इन्वोक किया है हेवनली म्यूज़ को। हेवनली म्यूज़ ओरेब एंड सिनाई, ओरेब एंड सिनाई, माउंट हेलिकॉन, द ओनियन माउंट। तो ये जो गॉडेसेस के नाम दिए गए हैं, और यहाँ पर वो इन्वोक करते हैं बुक 1 में हेवनली म्यूज़ को।
बुक थर्ड में होली लाइट को, बुक थर्ड में, ये इस बार भी पूछा गया था नेट में, पहले भी पूछा जा चुका है। बुक थर्ड में इन्होंने होली लाइट को किया था। बुक फिर है सेवंथ में, बुक सेवंथ में इन्होंने यूरेनिया म्यूज ऑफ एस्ट्रोनॉमी, जो तारों की जो म्यूज थी, जो देवी थी यूरेनिया, उनको किया था इन्वोक। और बुक जो आपकी आएगी 9, बुक 9 में इन्होंने फिर से यूरेनिया को ही इन्वोक किया है। तो इन्होंने टोटल 4 टाइम्स इन्वोक किया है, गॉडेस को आह्वान किया है, बुलाया है। और बुक 1 में इन्होंने हेवनली म्यूज को बुलाया है, बुक 3 में इन्होंने होली लाइट्स को बुलाया है, बुक 7 में इन्होंने यूरेनिया को बुलाया है, और बुक 9 में इन्होंने फिर से यूरेनिया को बुलाया है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे पैराडाइज लोस्ट के कैरेक्टर्स की। तो कैरेक्टर्स में हम सबसे पहले पढ़ते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जिसका रोल भी ज़्यादा है, लूसीफर यानी सैटर्न। सैटर्न जो था वो ही लूसीफर था, उसी का नाम पहले लूसीफर हुआ करता था। तो कैसे हुआ करता था? तो ये पैराडाइज लोस्ट से ही शुरू नहीं हुआ था, ये पहले भी चलता रहा था। गॉड जो थे उनके पास 2 टाइप्स के एंजल्स थे, 2 टाइप के एंजल थे, एक थे आर्क एंजल और दूसरे थे ऑर्डिनरी। जो आर्क एंजल थे उनके पास शक्तियां ज़्यादा थी, वो पावरफुल थे, और टाइम के साथ जैसे ही इनकी शक्तियां बढ़ती गई, सैटर्न को, लूसीफर को ये हुआ कि मेरे पास पावर बहुत ज़्यादा है और मैं गॉड से ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, इसलिए मुझे राज करना चाहिए। तो सैटर्न ने ये कहा था कि बेटर टू रीन इन हेल देन सर्व इन हेवन, यानी कि स्वर्ग में सेवा करने से अच्छा है मैं नरक में राज करूं। तो ये अपने पावर के कारण घमंड में आ गया था और ये सैटर्न बन गया था। नेक्स्ट आपका कैरेक्टर है गॉड द फादर। गॉड द फादर जो हेवन, हेल और इस अर्थ के क्रिएटर थे, जो इस अर्थ के, इस दुनिया के निर्माता थे। नेक्स्ट है द सन ऑफ गॉड। द सन ऑफ गॉड को यहाँ से मतलब है जीसस क्राइस्ट से, क्योंकि ये जो स्टोरी है, ये जो पैराडाइज लोस्ट का पूरा कंटेंट है, ये उन्होंने बाइबलिकल थीम से उठाया है, बाइबल से उठाया है। तो बाइबल में जीसस क्राइस्ट के बारे में ही दिया गया है। तो द सन ऑफ गॉड, और मैंने ये स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है यहाँ, द सन ऑफ गॉड, सन ऑफ गॉड, द सन ऑफ गॉड यहाँ पर जीसस क्राइस्ट को बोला गया है। एडम, एडम कौन थे? तो एडम जो पहला मेल यहाँ पर इस धरती पर जो आया था, एडम, उनके बारे में बोला गया है। ईव, ईव उनका नाम है जो पहली फीमेल जो इस अर्थ पे आई थी, उनका नाम है ईव। और बीलजेबब, नेक्स्ट कैरेक्टर इज बीलजेबब। ये कौन था? तो ये जो सैटर्न थे, सैटर्न का सेकंड इन कमांड था, सैटर्न का राइट हैंड आप कह लीजिए। और सिन, सिन क्या था? सैटर्न की डॉटर थी, सिन सैटर्न की डॉटर थी। और डेथ क्या था? तो डेथ जो सन था सैटर्न का सन था बाय हिज डॉटर। डेथ एंड सिन आर हिज सन एंड डॉटर। नेक्स्ट कैरेक्टर इज गैब्रियल। गैब्रियल एक कैरेक्टर, ऐसा कैरेक्टर है जो कि आर्क एंजल था हेवन का, जो कि जो सीढ़ियाँ थी, जो स्टेयर्स थी हेवन से गार्डन ऑफ ईडन तक, हेवन टू गार्डन ऑफ ईडन के बीच में जो सीढ़ियाँ थी, स्टेयर्स थी, उसका पहरेदार था, गार्ड था। राफेल, जिसको उसने गैब्रियल को सैटर्न ने क्या किया था, उसको धोखा देकर ये गार्डन ऑफ ईडन में एंट्री कर गया था। राफेल, राफेल कौन था? तो आर्क एंजल था, ये भी हेवन का था। तो राफेल वो कैरेक्टर था जो कि मैसेंजर ऑफ गॉड था। मैसेंजर ऑफ गॉड का मतलब है जो गॉड ने अपनी तरफ से मैसेज दे के उसको भेजा था कि एडम और ईव को ये बताओ कि आगे तुम्हें कैसे लाइफ जीनी है, कहाँ पर तुम अब अर्थ पर जा रहे हो तो क्या करोगे, या फिर जो भी हिदायतें देकर गॉड ने इनको भेजा था, तो राफेल को ही भेजा था। यूरियल, यूरियल कौन थे? तो हु गार्ड्स द प्लेनेट अर्थ, जो कि अर्थ प्लेनेट जो था उसके गार्ड थे। एब्डियल कौन थे? तो एब्डियल वन हु जॉइंस सैटर्न। ये इन्होंने थोड़े टाइम के लिए ना
सैटर्न को ज्वाइन कर लिया था, बट बाद में ये अपनी गलती मानकर गॉड के साथ फिर से आ गए थे। माइकल जो था वो चीफ ऑफ आर्क एंजल ऑफ हेवन। ये माइकल जो था वो हेवन का आर्क एंजल था, वो चीफ था। एक टर्म और आती है, ये तो हो गई करेक्टर, एक टर्म आती है पेंडामोनियम नाम से। पेंडामोनियम क्या था? ये एक हेल में एक होल बनाया था। हेल में एक हॉल था जिसमें ये सारे जो एंजल्स जो टर्न हो गए थे, जब नेगेटिव हो गए थे सारे, इन्होंने अपनी सेना बना ली थी सैटर्न ने गॉड के अगेंस्ट, तो उसमें ये इकट्ठा होते थे, इसे को पेंडामोनियम बोला जाता है। और कई जगह ये भी बोला जाता है कि पेंडामोनियम जो टर्म्स है या फिर कोई जो वर्ड है उसको किसने यूज़ किया था? तो जॉन मिल्टन ने इसका यूज़ किया था। ये एक टाइप से कॉन्फ्रेंस या मीटिंग हॉल था डेविल्स का, जो कि गॉड के अगेंस्ट थे। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं हमारी पैराडाइज लोस्ट की समरी को। तो पैराडाइज लोस्ट की समरी में हम क्या पढ़ेंगे कि जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लोस्ट को लिखने के लिए बाइबल से कुछ लाइनें ली हैं और उन्हें एक्सपेंड करके पैराडाइज लोस्ट को लिखा है। इन लाइन्स में हमें फॉल ऑफ मैन की स्टोरी देखने को मिलेगी, जिससे हमें पता चलता है कि एडम और ईव को किस तरह से गार्डन ऑफ एडन से निकालकर अर्थ पर फेंका गया। गार्डन ऑफ एडन में जब तक वो थे तब तक वो अमर थे, लेकिन जब वो अर्थ पे आ गए तो उनको डेथ को भी एक दिन प्राप्त करना पड़ेगा। जब जॉन मिल्टन पैराडाइज लोस्ट शुरू करते हैं तो सबसे पहले म्यूज़ का आह्वान करते हैं, इन्वोक करते हैं। म्यूज़ का मतलब होता है कि देवियाँ, और देवियों को जब इन्वोक करते हैं तो वो कहते हैं कि मैं बाइबल की कुछ लाइनों को एक्सपेंड करने जा रहा हूँ, तो मुझे आपका इसमें साथ चाहिए। इस स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें लूसीफर नाम का एक आर्क एंजल देखने को मिलता है, जो भगवान का सबसे सुंदर और शक्तिशाली आर्क एंजल है, और ये भगवान के साथ ही काम करता है। लेकिन टाइम के साथ क्या होता है कि इसकी थिंकिंग में चेंज होता चला जाता है और ये सोचता है कि वह किसी भी एंगल से भगवान से कम शक्तिशाली नहीं है और उनके इक्वल है। तो ये सोचता है कि क्यों ना मैं भगवान से ही बगावत कर दूं। तो वो सोचता है कि यदि भगवान से हार गया तो उसे नरक में फेंक दिया जाएगा। लेकिन ये भी फिर भी यही सोचता है कि यदि वह हार भी गया तो नरक का राजा तो बन ही जाएगा, यदि हेवन में रहेगा तो उसे सर्व ही करना पड़ेगा। तब ये लूसीफर भगवान के कुछ आर्क एंजल और एंजल्स को अपनी तरफ कर लेता है। आर्क एंजल्स और एंजल्स आपको बताए थे कि दो टाइप के गॉड के पास एंजल थे। आर्क एंजल वो एंजल थे जिनके पास पावर ज़्यादा थी और एंजल्स के पास नॉर्मल पावर थी। तो आर्क एंजल और एंजल्स को अपनी तरफ कर लेता है और ये भगवान की जो आर्मी है उनके साथ युद्ध करने लगता है। भगवान की आर्मी उन्हें बुरी तरह से हरा देती है और उन्हें जंजीरों में बांधकर नरक में यानी हेल में फेंक देती है। और जब उनको जंजीरों में बांधकर हेल में फेंक दिया जाता है तो हम इस लूसीफर को सैटर्न के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट्स, आपको इस तरह से समझ में आ ही गया होगा कि हम सैटर्न लूसीफर को ही सैटर्न के नाम से जानते हैं और सैटर्न के नाम से कब से जानते हैं। तो जब वो हेल में आ जाता है, जब उनको वहाँ से निकाल कर फेंक दिया जाता है हेल में, तो उसको सैटर्न के नाम से जानते हैं। और उनके साथी जो जंजीरों में बांधे हुए थे वो बहुत ही जल्दी ही छूट जाते हैं, क्योंकि वो पावरफुल तो थे। तब ये हेल के अंदर ही एक जगह बनाते हैं जिसका नाम होता है पेंडामोनियम। और पेंडामोनियम में जहाँ वे सब इकट्ठे होकर भगवान को हराने का प्लान करते हैं। तो ये जो पेंडामोनियम है वो एक टाइप का मीटिंग हॉल है डेविल्स का, और इसी में बैठ के वो सब प्लान करते हैं कि किस तरह से गॉड द फादर को हराया जाए। एक दिन इसी तरह इन डेविल्स की मीटिंग चल रही होती है, सारे डेविल्स वहाँ बैठे होते हैं और ये बीलजेबब जो है, ये बीलजेबब जो ये है, ये बताता है कि सैटर्न को कहता है कि भगवान ने एक गार्डन ऑफ एडन जो है, गार्डन ऑफ एडन
इसकी क्रिएशन की है और इसकी क्रिएशन में पेड़ पौधे पशु पक्षी बनाए हैं। यदि हम गॉड की बनाई हुई इस क्रिएशन को बिगाड़ देंगे तो हम गॉड को हरा देंगे। सैटर्न इस पे एग्री हो जाता है और कहता है कि हम भगवान की बनाई हुई क्रिएशन को बिगाड़ेंगे। सैटर्न धरती पर गार्डन ऑफ एडन को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। सिन और डेथ इन दोनों को अपने साथ ले लेता है और कहता है कि तुम मेरे लिए पुल बनाओ। अब हमने पढ़ा था कि जो सिन और डेथ है ये कौन है, तो सिन इनकी डॉटर है और डेथ इनका सन है। जो इनकी डॉटर से सैटर्न को जो हुआ था ये सन है इसका डेथ और सिन है इसकी बेटी यानी डॉटर। तो ये उनको बोलता है सिन और डेथ को कि तुम एक हेल से लेकर अर्थ तक मेरे लिए एक ब्रिज बनाओ जिससे मैं हेल से अर्थ तक इजीली आ जा सकूं। और डेथ और सिन जो है वो उनके लिए एक ब्रिज बनाते हैं, सैटर्न के लिए एक ब्रिज बनाते हैं। और दूसरी तरफ भगवान को भी सैटर्न की हरकतों का पता चल गया है कि वो मेरे द्वारा गार्डन ऑफ एडन में बनाई गई क्रिएशन का करप्ट करने की कोशिश कर रहा है। और यदि ऐसा हुआ तो इंसान का तो उसके बाद आने वाली सारी मानव जाति को सजा भुगतनी पड़ेगी और इसके बाद मेरे बेटे यानी जीसस क्राइस्ट के रूप में जन्म लेंगे और समस्त मानव जाति के पापों को अपने ऊपर ले लेंगे। इसलिए भगवान सोचते हैं कि सैटर्न को किसी भी तरह रोकना होगा और इधर सैटर्न के बच्चों के द्वारा जो सिन और डेथ है वो पुल बना लेते हैं और ये सैटर्न जो है वो हेल से धरती के ऊपर आ जाता है, अर्थ के ऊपर आ जाता है। गार्डन और ऑफ एडन को ये ढूंढ रहा है और कई दिनों तक इसने गार्डन ऑफ एडन को ढूंढा। आखिरकार इसको गार्डन ऑफ एडन मिल जाता है, परंतु इसके जो गेट होता है, इसका गार्डन ऑफ एडन का जो गेट है उसके ऊपर एक पहरेदार होता है जिसका नाम है यूरियल। हमने पढ़ा था ये यूरियल जो होता है ये पहरेदार होता है किसका, गार्डन ऑफ एडन के गेट का। ठीक है, तो इसको ये मूर्ख बनाता है, एंजल के रूप में आ जाता है ये, क्योंकि ये पावरफुल तो था ही सैटर्न, और ये एक एंजल का रूप बनाकर इस यूरियल को कहता है कि मैं भगवान की बनाई हुई क्रिएशन को देखना चाहता हूँ और तुम्हारे हथियार भी देखना चाहता हूँ। और कहता है कि मैं उनकी तारीफ करना चाहता हूँ जो तारीफ के काबिल होगी। मैं जानता हूँ भगवान की हुई जो क्रिएशन है वो तो अच्छी ही होगी और तारीफ के काबिल ही होगी। तो ये यूरियल सैटर्न को गार्डन ऑफ एडन में जाने की आज्ञा दे देता है। जैसे ही ये उसमें एंटर करता है तो गार्डन ऑफ एडन को देखता है, सरप्राइज हो जाता है कि भगवान ने ये कितनी अच्छी चीज़ बनाई है, कितनी सुंदर है। ये पूरे गार्डन ऑफ एडन में घूमता है और सारी चीज़ें को देखता है, पेड़ पौधे पशु पक्षी वो सब कुछ देखता है। जब सैटर्न इसके अंदर गार्डन ऑफ ईडन के अंदर आ जाता है तो घूमते घूमते इसकी जो नज़र है वो दो इंसानों एडम और ईव के ऊपर पड़ती है, क्योंकि एडम और ईव जो हैं वो दो इंसान जो गॉड ने सबसे पहले बनाए थे वो एडम और ईव ही थे। तो उन दोनों इंसानों के ऊपर इसकी नज़र पड़ती है और वो देखता है कि वो आपस में बात कर रहे हैं। एडम कह रहा है कि इस गार्डन ऑफ ईडन में जो भी कोई चीज़ है वो सब हमारी है, हम इसका जिसा चाहें वैसा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ्रूट ऑफ नॉलेज को खाना नहीं है। भगवान ने वो फ्रूट खाने से मना किया है। ये एक फॉरबिडन ट्री है, उसका फ्रूट है फ्रूट ऑफ नॉलेज। इन फ्रूट्स को एडम और ईव नहीं खा सकते। ये बात सुनकर एडम और ईव के मुंह से जब ये बात सैटर्न सुनता है तो सैटर्न कहता है कि मैं ये फ्रूट ऑफ नॉलेज एडम और ईव को खिला कर रहूँगा। और उसके बाद गार्डन ऑफ ईडन में घूमता घूमता गैब्रियल आ जाता है। अब आप कहेंगे कि गैब्रियल कौन है? तो ये जो हेवन से लेकर गार्डन ऑफ ईडन तक की जो स्टेयर्स हैं, जो सीढ़ियाँ बनी हुई है, उसका पहरेदार है। उसके बीच में चक्कर लगाता है ये, तो उनका पहरेदार है। उसकी निगाह सैटर्न के ऊपर पड़ती है तो पहले तो सैटर्न सोचता है कि मैं गैब्रियल से लड़ाई कर लूँ, बट फिर उसे आसमान में लाइटनिंग दिखती है। तो वो जो सैटर्न है वो समझ जाता है कि ये लाइटनिंग बता रही है कि गॉड यहाँ है, अगर मैंने इससे लड़ाई की तो वो प्रकट हो जाएंगे और मुझे हरा देंगे, इसलिए वो वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। इसके बाद गॉड को गार्डन ऑफ ईडन और उसमें रहने वाले जीवों की चिंता होने लगती है। तो वो अपने आर्क एंजियल राफेल, ये जो करेक्टर था ना राफेल,
जो मैसेंजर था गॉड का, जो गॉड का मैसेंजर था राफेल, उसको भेजते हैं और कहते हैं, उसको कहते हैं कि एडम को समझाओ कि यहाँ किसी भी वक्त यहाँ पर सैटर्न आ सकता है और तुम किसी भी तरह से उसकी बातों में आकर फ्रूट ऑफ नॉलेज खाना नहीं है, वरना तुम्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। राफेल भगवान की आज्ञा से गार्डन ऑफ एडन में आता है और ये एडम से मिलता है और कहता है कि फॉरबिडन ट्री का जो फ्रूट ऑफ नॉलेज है वो तुम्हें नहीं खाना है, क्योंकि वो गॉड से बदला लेना चाहता है सैटर्न। और वो जब वो सैटर्न लूसीफर था तो उसकी सेना का और भगवान की सेना का युद्ध हुआ था और भगवान की सेना ने उसे हरा दिया था, नरक में फेंक दिया था। उसी का बदला लेने के लिए सैटर्न गार्डन ऑफ एडन में तुम्हें करप्ट करने की कोशिश में है और एडम इससे और भी क्वेश्चन पूछता है तो राफेल उनका जवाब देता है, कहता है कि तुम सैटर्न की बातों में मत आना और इतना समझाकर चला जाता है। इधर सैटर्न है वो सभी जीव जंतुओं पर नज़र रख रहा है और वो एडम और ईव के पास कौन कौन से जीव जंतु जा सकते हैं वो इसके ऊपर नज़र रख रहा है। तो लगभग 7 से 8 दिन के बाद सैटर्न गार्डन ऑफ एडन में आता है और एडम और ईव को ढूंढने लगता है, लेकिन इसका जो मेन टारगेट थी वो ईव थी। वो ईव को फैला फुसलाकर किसी भी तरह फ्रूट ऑफ नॉलेज खिलाना चाहता है। अब ये सैटर्न जैसे ही गार्डन ऑफ एडन में एंट्री करता है तो एडम और ईव को ढूंढने लगता है। इधर एडम और ईव आपस में बात कर रहे हैं कि हमें काम ख़त्म करने के लिए काम अलग अलग करना होगा, क्योंकि दोनों एक साथ काम करते हैं तो बातों में लग जाते हैं जिससे कि काम में देरी हो जाती है। हम इस काम को अलग अलग करेंगे जिससे हम जल्दी काम कर सकते हैं। तो एडम पहले तो नहीं मानता है पर बाद में वो एग्री हो जाता है। पहले बात फिर ये जो बातें आपस में करते हैं इसको सैटर्न सुन लेता है और सैटर्न बहुत ही खुश होता है कि एडम और ईव अब अलग अलग होंगे तो ईव को मैनिपुलेट करना आसान हो जाएगा। तो इस तरह से वो बहुत ही खुश हो जाता है। जब ये अलग अलग काम करते हैं तो वो ईव को टारगेट करता है और वो एक स्नेक के शरीर में प्रवेश कर जाता है और स्नेक बनकर एक पेड़ पर चढ़ जाता है। वहाँ पर वो ईव से कहता है कि ईव तुम बहुत ही खूबसूरत हो, मैंने तुमसे ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं देखा, यदि तुम चाहो तो तुम हमेशा इससे भी खूबसूरत दिख सकती हो। तो इसके लिए तुम फ्रूट ऑफ नॉलेज खाना होगा, इसलिए फ्रूट ऑफ नॉलेज खा लो तो तुम हमेशा के लिए खूबसूरत रहोगी। अब ईव देखती है कि उसके आसपास कोई इंसान तो है ही नहीं और इंसानी आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो फिर वो देखती है कि एक सांप बोल रहा है और एक सांप इंसानी बोली जब बोल रहा है तो वो सरप्राइज हो जाती है और वह उससे पूछती है कि तुम इंसान की भाषा कैसे बोल रहे हो। सांप के रूप में जो सैटर्न होता है वो कहता है कि मैंने फ्रूट ऑफ नॉलेज खा लिया है, अगर मैं कोई भी काम करना चाहूँ तो मुझे बस सोचने भर की देर है, वो काम मैं सीख जाता हूँ। जैसे मुझे तुमसे बात करनी थी तो मैंने इंसानी भाषा आना ज़रूरी था, इसलिए मैंने उसे सीख लिया है। यदि तुम भी ऐसा चाहती हो तो तुम भी फ्रूट ऑफ नॉलेज खा लो, जिससे कि तुमसे अधिक खूबसूरत और कोई नहीं दिखेगा। तो ईव जो है वो फ्रूट ऑफ नॉलेज खा लेती है। इसको टारगेट कर दिया जाता है यहाँ पर सैटर्न के द्वारा, ठीक है। तो जब वो फ्रूट ऑफ नॉलेज खाने जाती है तो वो हेजिटेट होती है। तो सैटर्न कहता है कि तुम चिंता मत करो, गॉड भी यही चाहते हैं, बस वो यही देख रहे हैं कि तुम कितने दिनों तक फ्रूट ऑफ नॉलेज को नहीं खाते हो, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तो ईव इसे खा लेती है। तो इसे खाने के बाद जब वो एडम के पास जाती है और एडम को बताती है कि उसने फ्रूट ऑफ नॉलेज खा लिया है, तो वह ईव की चिंता करने लगता है। वह कहता है कि गॉड अब तुम्हें सजा देंगे और गार्डन ऑफ ईडन से बाहर फेंक देंगे। अब एडम ईव से अलग होना नहीं चाहता, इसलिए एडम भी उस फ्रूट ऑफ नॉलेज को खा लेता है। जैसे ही एडम इस फ्रूट ऑफ नॉलेज को खाता है तो उसमें लस्ट की फीलिंग्स आ जाती हैं और वो करप्ट हो जाते हैं।
सैटर्न अब उस सांप के शरीर से निकलकर हेल में चला जाता है और पेंडामोनियम में जाकर अपने मीटिंग हॉल में जाकर डेविल्स के साथ मीटिंग करता है और उनको बताता है, साथ ही डेविल्स को, कि हमने गॉड की बनाई हुई जो भी क्रिएशन थी उनको करप्ट कर दिया है। दूसरी तरफ गॉड को ये बात पता चल जाती है कि उनकी जो बेस्ट क्रिएशन थी एडम और ईव, उनको सैटर्न ने करप्ट कर दिया है। तो गॉड बहुत ही एंग्री हो जाते हैं और अपने बेटे सन ऑफ गॉड से कहते हैं कि तुम जाओ और उन्हें पनिशमेंट दो, लेकिन साथ साथ उन्हें भी पनिशमेंट देना जिन्होंने एडम और ईव को करप्ट किया है, फ्रूट ऑफ नॉलेज खाने के लिए उकसाया है। सन ऑफ गॉड आते हैं और गार्डन ऑफ ईडन में और वो सबसे पहले उस सांप को सजा देते हैं जिसका शरीर सैटर्न ने यूज़ किया था कि तुम आज के बाद कभी भी सीधे नहीं चल पाओगे। तो सांप उसी दिन से टेढ़े चलने लग जाते हैं। दूसरी सजा वो ईव को देते हैं कि तुम्हें अब बच्चों को जन्म देना होगा और बच्चों को जन्म देते समय जो भी प्रसव पीड़ा, असहनीय पीड़ा होगी वो भी सहन करनी होगी। तुम्हारे बाद जो भी पीड़ियां आएंगी उन्हें भी ये पीड़ा सहन करनी होगी। तीसरी सजा वो एडम को देते हैं। तीसरी सजा एडम की है। इस एडम को सन ऑफ गॉड कहते हैं कि तुम चाहे कोई भी मौसम हो, सर्दी हो, गर्मी, बरसात, तुम्हें अपनी फैमिली के लिए खाना ढूंढने के लिए, काम करने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। तुम्हारी कभी रेस्ट के दिन कभी नहीं आएंगे। अब सैटर्न हेल में जा चुका है। सन ऑफ गॉड गार्डन ऑफ ईडन से ही सजा देते हैं कि सैटर्न और सभी डेविल्स को तुमने सांप का रूप बनाया था। जब तुमने एडम और ईव को करप्ट किया था, फ्रूट ऑफ नॉलेज खिलाया था, तो तुमने सांप के शरीर का जो प्रयोग किया था, इसलिए तुम अब से सभी सांप बन जाओगे। तो इस तरह से वो सारे डेविल्स सांप बन जाते हैं और उसके बाद वो कभी भी एंजल्स के रूप में कन्वर्ट नहीं हो पाते। यहाँ डेविल्स जो थे दो, सिन और डेथ, वो द्वारपाल थे पेंडामोनियम के, तो वो सांप नहीं बने। तभी सैटर्न का चैप्टर यहाँ पर क्लोज हो जाता है। भगवान अभी भी बहुत एंग्री हैं और वो कहते हैं कि एडम और ईव को गार्डन ऑफ ईडन से निकालकर अर्थ पर फेंकना है। गॉड अपने एंजल से कहते हैं कि तुम जाओ और अर्थ का टेम्परेचर ऐसा कर दो कि जब सर्दी हो तब सर्दी ज़्यादा हो और जब गर्मी हो तब गर्मी बहुत ज़्यादा हो। वहाँ का टेम्परेचर गार्डन ऑफ ईडन की तरह एक जैसा नहीं होना चाहिए। तब एंजल अर्थ का टेम्परेचर बदल देते हैं। एडम और ईव आपस में लड़ रहे होते हैं और एक दूसरे को ब्लेम कर रहे होते हैं। एडम यहाँ कहता है कि भगवान ने तुम्हें बनाया ही क्यों था, क्यों मैंने भगवान से प्रार्थना की कि मुझे कंपेनियन चाहिए, तुम्हारी वजह से मैं और पूरी मानव जाति अब सजा भुगतेगी। ईव यहाँ पर मान लेती है कि यदि मैं फ्रूट ऑफ नॉलेज नहीं खाती तो ये सब नहीं होता। तो ईव सुसाइड करने के लिए जाती है। तो एडम यहाँ ईव को रोक लेता है और कहता है कि जो गलती हमने की है अब तो हमें सजा भगवान देंगे और हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। जो भी जीवन हमें अब मिलेगा वो हम गुजारेंगे, लेकिन अब हम भगवान से प्रार्थना तो कर सकते हैं, क्या पता गॉड हमें माफ़ ही कर दे। तो यहाँ एडम और ईव जो है वो भगवान से माफ़ी मांगते हैं। एडम और ईव की जो रिक्वेस्ट है वो भगवान के पास पहुँच जाती है कि ये दोनों माफ़ी मांग रहे हैं। भगवान आर्क एंजल को भेजते हैं और कहते हैं कि जाओ और एडम और ईव को गार्डन ऑफ एडन से निकालकर अर्थ पर फेंक दो। तो ये भगवान का आदेश लेकर एडम और ईव के पास जाते हैं माइकल और कहते हैं कि तुम्हें अब गार्डन ऑफ ईडन को छोड़कर अर्थ पर जाना होगा। ये एडम और ईव दुखी हो जाते हैं ये सुनकर। तो माइकल कहता है कि जाने से पहले वहाँ का एक दृश्य देख लो, और माइकल अपनी शक्ति से ईव को सुला देता है और एडम को पहाड़ी पर दिखाता है ईव और बाकी अन्य औरतें कैसे प्रसव पीड़ा को सहन कर रही हैं और एडम और बाकी आदमी रोटी कमाने के लिए कैसे भटक रहे हैं। तो माइकल बताता है कि जब एडम और ईव अर्थ पे जाएंगे तो उन्हें अर्थ पर सिन यानी कि पाप भी मिलेगा, और पाप जब इतना बढ़ जाएगा कि उसकी वजह से सारी मानव जाति आपस में खून की प्यासी हो जाएगी और बाद में इन्हें डेथ को भी प्राप्त होना पड़ेगा। ये सारी पनिशमेंट अभी तक चलती आ रही हैं। माइकल कहता है कि एक दिन ऐसी बाढ़ आएगी जिसमें समस्त मानव जाति डूबकर मर जाएगी।
फिर भी एक इंसान ऐसा जिंदा बचेगा, नोह नाम का, यहाँ पर नाम दिया गया है, इसमें नोह नाम का एक इंसान जिंदा बचेगा और वो कुछ इंसानों और जीव जंतुओं को बचाकर दूसरे कॉन्टिनेंट पर चला जाएगा। उसके बाद सन ऑफ गॉड धरती पर जीसस क्राइस्ट के रूप में जन्म लेंगे और वो समस्त मानव के पापों को अपने सर पर ले लेंगे और उसके बाद नई मानव जाति का निर्माण होगा। इसके बाद माइकल एडम और ईव को अर्थ पर फेंक देता है। तो इसी के साथ पैराडाइज लोस्ट की स्टोरी समाप्त हो जाती है। ये थी हमारी पैराडाइज लोस्ट की समरी।